कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे क्लास। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। यस, तो आज से हम लोग 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th में आए हैं तो वो लोग अपना सिलेबस कवर करते हुए चलिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि लास्ट टाइम में सब कुछ करेंगे, तो लास्ट टाइम को ना छोड़कर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो लास्ट टाइम में ज्यादा आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरी वेरी हार्ड है। ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि हमको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ध्यान सुनिए तो एक बात एकदम कंफर्म है कि जब आप केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं ना पढ़ने के लिए, तो जैसे आप लोग केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो आपका ना जो इंटरेस्टिंग लेवल है वो एकदम हाई होने लगता है। आपको चीजों को समझने में, चीजों को जानने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है। आप खुद सोचते हो, जब मैं 12th में थी तो केमिस्ट्री बहुत हार्ड था मेरे लिए, लेकिन जैसे जैसे हमने शुरुआत की तो वैसे वैसे इंटरेस्टिंग लेवल हमारा हाई हो गया था। हम खुद सोचते थे कि भाई ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्या मतलब क्या नहीं है, तो मतलब आपका जो इंटरेस्टिंग लेवल है ना वो हाई हो जाएगा। और वो तो बात आपको पता ही हो कि हर चीज इंटरेस्ट की, अगर आपके पास इंटरेस्ट है किसी चीज में तो आप उसी में अपना मन लगाएंगे, है ना। तो इंटरेस्ट जगाइए, मजा आने वाला है केमिस्ट्री को पढ़ करके। तो आज से हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री शुरुआत करने वाले। तो पहला चैप्टर है हमारा बिलियन, तो हम पहले बिलियन को कंप्लीट करेंगे। तो बुक्स के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है, और हम सेकंड चैप्टर से क्यों शुरुआत करें, क्योंकि अभी तक हमको सिलेबस का पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपका सिलेबस चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, कुछ भी हो, नॉट मैटर, आपका ये चैप्टर रहना ही है। ऐसा हुआ था ना, मतलब पिछले से वर्ष हुआ था कि आपका 30% सिलेबस कट हुआ था, तो उसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि ठोस अवस्था वो आपको रिमूव कर दिया गया था, तो बिलियन चैप्टर था। तो अभी जब सिलेबस का पता चलेगा तो देख लेंगे भाई ठोस अवस्था है या नहीं है, लेकिन बिलियन तो कंफर्म है कि बिलियन आपका है ही है। ठीक है, तो अब चलिए बातों को छोड़ते अपनी क्लास को शुरुआत करते, थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सब कुछ आपको करके दिखाया जाएगा कैसा है क्या है। जो भी आपके डाउट्स आपके मन में बनेंगे वो मैं आपकी तरफ से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि जो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होता है ना कि दिमाग में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो जो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट्स की तरह बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। ठीक है, और देखिए केमिस्ट्री अगर हम बात करें कि ऊपर ऊपर का पढ़े, जैसे लाइक जो डेफिनेशंस हमारे एग्जैक्ट एग्जाम में पूछी जाने वाली है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझना, प्रैक्टिकल समझेंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं, है ना, से अभी आप 12th क्लियर करोगे, आगे चले के आप नीट जी कुछ भी कर जाइए, कुछ भी करोगे तो उसमें भी काम आएगा। तो इसीलिए मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन पर ना जा करके, डेफिनेशन तो आप एग्जाम में लिखनी, आपको एग्जाम जब आप एग्जाम कॉपी में लिखेंगे डेफिनेशन को तो आपको समझाना नहीं है कि डेफिनेशन ऐसे ऐसे क्यों है, लेकिन आप वहां पर डेफिनेशन लिख रहे हैं कि समझना जरूरी है आगे का ये डेफिनेशन ऐसी है तो क्यों है। ठीक है, तो वो भी आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे हम लोग। क्लियर, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बिलियन चैप्टर है उसमें है क्या, बिलियन में हमको पढ़ना क्या है। तो आज हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज लेकिन हम पढ़ाने वाले वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जहां मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूं तो वो आप एकदम रट लीजिएगा। क्लियर, तो बिलियन का चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज समझना होगा जिसका नाम है मिश्रण। ठीक है, क्या नाम है, मिश्रण। अगर आप लोग मिश्रण आपने पढ़ा होगा, आप 12th तक आ गए तो मिश्रण आपने भली भांति पढ़ा ही होगा। तो मिश्रण क्या होते हैं, कि मिश्रण होता है ना वो हमारे बिलियन तभी बनेगा जब वे मिश्रण होगा। तो मिश्रण क्या होता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मिश्रण क्या होता है, हम दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो वह हमारा मिश्रण बनके तैयार हो जाता है। क्लियर, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो जब वो मिश्रण बनता है, मान के चलिए अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ पानी है तो क्या पानी अपने आप में घुलेगा तो कुछ मिश्रण बनेगा। जब आप किसी दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तभी तो वह मिश्रण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रण वह होता है जब दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों, घटकों, किसी को मिनिमम आपके दो पदार्थ होने चाहिए मिलाने के लिए। मिलाने से किसी चीज का मिश्रण बनता है कि नहीं। जब दो चीजों को मिलाएंगे, एक चीज को क्या मिलाएंगे, अब एक चीज को एक ही में मिला देंगे तो एक चीज कभी नहीं हो सकती है। तो जब भी मिश्रण बनता है, मिश्रण आपका कब तैयार होता है, जब आपके पास दो चीज होगी, मतलब दो पदार्थ आपके पास मिनिमम होने चाहिए। दो से कम तो होगा, एक से तो कम चलने वाला नहीं है। तो मिश्रण इन द शॉर्ट में समझिए कि मिश्रण वह होता है जब हम दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो वह हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिलियन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा। तो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा है कि मिश्रण क्या होता है, क्लियर, लेकिन समझाने के तौर पर समझिए क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। तो मिश्रण मतलब जब मिश्रण हमारा तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, तो आपस में वह मिल जाएगा, आपस में घुल जाएंगे तो वो हमारे क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा।
क्लियर। ये तो हमारी बात हुई किसकी, मिश्रण की। अब जो मिश्रण होता है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समांगी मिश्रण, ठीक है, पहला आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण, और सेकंड आपका होता है विषमांगी मिश्रण। तो जो आपका काम आएगा, जो आपको पढ़ना है वह है क्या, समांगी मिश्रण। तो समझ लीजिए शॉर्ट में कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। क्लियर। तो जो समांगी मिश्रण है पहले उसे समझिए। तो मिश्रण यहाँ पर लगा, तो मिश्रण तो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ तो आपस में होंगे, लेकिन जो हम मिश्रण बनाएंगे वह कैसा मिश्रण होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं तो वह पूरी तरीके से मिल जाते हैं और मिल करके जो उनकी संरचना, उनकी जो गुण होते हैं वो एक समान होती है। ठीक, मतलब समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जो दोनों पदार्थ है वह इस तरीके से घुले, इस तरीके से वह डिसॉल्व हो जाए कि पता ही ना कर पाए कि कौन सा पदार्थ है कौन सा पदार्थ नहीं, मतलब उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमने, ये आपका एक मान लीजिए गिलास है, ठीक है, गिलास में हमने पानी लिया, तो पानी आपका एक पदार्थ हो गया, ऊपर से हमने चीनी को मिला दिया, ठीक है, चीनी आपका सेकंड पदार्थ हो गया। तो पानी में जब हम चीनी को डालेंगे तो चीनी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो क्या शरबत बनने के बाद जब पानी और चीनी को मिलाते तो वो शरबत ही बनता, मतलब पानी मीठा हो जाता है। तो जब पानी में आप चीनी को मिलाएंगे तो जब वो मिल जाएगा आपस में, जब पूरा एकदम मिल जाएगा तो क्या आप उसमें देखेंगे, तो क्या आपको उसमें चीनी के जो कण होते वो आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे पूरी तरीके से। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझ से ये आपका देखिए ये पानी है, ठीक है, आपका यहाँ तक ये गिलास भरा हुआ है, तो इस गिलास में हम लोग 3 चम्मच मान लीजिए चीनी डाल देते, ठीक है, 3 चम्मच हमने चीनी डाली, ठीक है, चीनी है नहीं है ओनली समझने के लिए, ठीक है, समझिए 3 चम्मच हमने इसमें चीनी डाली। जब हम इसको पूरी तरीके से घोल देंगे तो घोलने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो चीनी के कण, मतलब चीनी का सबसे छोटा जो कण होगा ना पूरी तरीके से पानी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी का जो कलर है वह चेंज हो जाएगा और जो चीनी थी वह पानी में पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो हम इसमें पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें चीनी है भाई साहब, वो कहाँ गई, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो मतलब क्या है, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जब हम दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो इस तरीके से घुल जाते हैं कि उनको अलग करना इम्पॉसिबल हो सकता है, मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता है। और जब वह समांगी मिश्रण बनते हैं, समांगी मिश्रण की क्वालिटी होती है कि समांगी मिश्रण जब बनेगा तो उसकी जो गुण, उसकी जो संरचना है ना वो हमेशा एक जैसी होगी। तो गुण और संरचना का एक जैसे होने का मतलब क्या है, जैसे हमने मान लीजिए पानी को मतलब पानी में हमने चीनी को घोला, तो जब ये शरबत बन जाएगा, ठीक है, जब ये शरबत बन जाएगा तो चीनी हमारे पानी में पूरी तरीके से घुल गया है, ठीक है, तो हम चीनी को अलग नहीं कर सकते। तो ये हम कब करेंगे, जब इसने बोला है कि गुण और संरचना एक जैसा होता है। तो मतलब जब शरबत बनकर तैयार हो गया है तो चाहे हम इस शरबत का जो इतना हिस्सा है, चाहे यहाँ से हम इसको पीकर टेस्ट करें तो भी उसका कलर वैसे ही होगा और उसका टेस्ट भी वैसा होगा। चाहे हम पानी का जो निचला हिस्सा है ना वहां से हम 1 चम्मच पानी ले तो भी उसका कलर और उसका टेस्ट सेम ही होगा। तो मतलब मिश्रण बनने के बाद जब समांगी मिश्रण बन जाएगा तो उसकी संरचना और गुण हर एक सिचुएशन में एक जैसी होगी। चाहे आप उसको 1 चम्मच यहाँ से निकाल कर पिए तो आपका मीठा लगेगा, तो ये आपका कलर चेंज वही होगा। अगर आप बीच से लेते हैं पानी को, मतलब शरबत को बीच से लेते तो भी आपका कलर वही होगा और आपका टेस्ट भी वही होगा। तो ये मतलब है कि समांगी मिश्रण क्या होगा, जब दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो वह पूरी तरीके से मिल जाए, उनको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल, अर्थात मुश्किल क्या, उनको अलग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। और उनका जो संरचना और जो गुण होगा वो हर एक स्थिति में हर एक जगह समान होगा, मतलब चाहे ऊपर से टेस्ट करो, चाहे नीचे से, चाहे सबसे निचला तले का जो पानी होगा उसको टेस्ट करो, उसका कलर एक जैसा होगा और उसका टेस्ट भी एक जैसा होगा, ठीक है। तो हमारा होता है समांगी मिश्रण। तो मेनली आपको जो काम आने वाला है वो आपका समांगी मिश्रण आएगा। अब बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वह मिलते नहीं है, ठीक है, मतलब अपने ऊपर क्या, मतलब अपने आप आपस में क्या होते हैं, घुलते नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने पानी को रेत में मिला दिया, ठीक है, पानी और तेल मिला दिया, तो क्या वो एक दूसरे से अच्छे से मिल जाते हैं, नहीं, उनके कण बाकी रह जाते हैं। आप पानी और रेत को मिलाएंगे तो क्या वे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो यह हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है वह हमारा विलयन नहीं होता है। विलयन बनाने के लिए आपके पास क्या जरूरी होता है, समांगी मिश्रण। विलयन आपका तभी बनेगा जब आपके पास क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण में पूरी तरीके से दोनों पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं ना, एक दूसरे में इतने तरीके से मिल जाते हैं कि उनको अलग नहीं कर सकते हम। तो विलयन तभी बनेगा जब हमारे पास समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। समांगी मिश्रण समझ में आया, विषमांगी का कोई काम ही नहीं है।
देख बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिलियन है, तो बिलियन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो देखिए बिलियन की सिंपल पहले डेफिनेशन सुनिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वे आपस में मिलकर के एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बिलियन बोलते हैं। तो बिलियन बनाने के लिए क्या जरूरी है, समांगी मिश्रण बनना। अगर समांगी मिश्रण बनेगा तभी आपका वह बिलियन कहलाएगा, अगर समांगी मिश्रण नहीं बनता तो वे आपका बिलियन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद दोनों को अलग न किया जा सके, मिलने के बाद दोनों को अलग न किया जा सके और उनकी जो सिचुएशन मतलब उनकी जो संरचना और जो गुण है वो हर एक स्थिति में एक समान हो, तो वह हमारे क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। सिंपल सी बात शॉर्ट में समझिए कि बिलियन आपका तभी बनेगा जब आपका समांगी मिश्रण होगा। क्लियर। तो देखिए डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है वो आप सुन लीजिए। डेफिनेशन आप लिखेंगे एग्जाम में कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, याद रखिएगा जब आपका समांगी मिश्रण होगा तभी आपका बिलियन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। डेफिनेशन आप कैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं कि आप इस तरीके से ही लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब समांगी मिश्रण होता है तो हमारे बिलियन बनता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, बिलियन की डेफिनेशन हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब जब दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद वे समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो वो हमारे बिलियन कहलाता है। सिंपल। और ये बात याद रखिएगा कि बिलियन बनाने के लिए मिनिमम दो घटकों का आवश्यक होना जरूरी है। अगर दो घटक नहीं होंगे तो वह आपका बिलियन नहीं बने, क्योंकि जब हम मिश्रण बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, तो किसी में मिलाने के लिए कुछ दूसरा पदार्थ तो होना चाहिए ना। मान लीजिए जैसे ये आपका एक क्या है, मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, क्या भरा है, इसमें आपका पानी भरा है, ठीक है, ये पानी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल पानी है। जब हमको पानी में इसको मिक्सचर बनाना है तो जब हम इसमें कुछ डालेंगे तभी तो वह मिक्सचर बनेगा ना। क्लियर। तो यही है कि जब आप बिलियन को बनाएंगे तो बिलियन आपका तभी बनेगा जब आपके पास दो घटक होंगे। मिनिमम दो घटक होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाए, घुल जाए, पूरी तरीके से घुल आपस में एकदम अच्छी तरीके से मिल जाए कि एक भी कण उसमें बाकी न रह जाए। मतलब एक दूसरे को अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। मुश्किल मतलब उनको अलग ना किया जा सके। सिंपल सी बात है, जब दो पदार्थ आपस में इस तरीके से घुल जाए कि उनको अलग ना किया जा सके किसी भी स्थिति में, तो वह हमारा समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण बनते तो हमारा बिलियन बनकर तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपका एक बीकर है, ठीक है, बीकर बाउल समझ लीजिए, गिलास समझ लीजिए। तो इस गिलास में क्या आपने पानी मिला दिया, क्या आपने पानी मिला दिया, ठीक है, एक गिलास है, गिलास में आपका पानी है। अब पानी में आपने क्या ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दिया। पानी में क्या आपने क्या ऐड कर दिया, चीनी ऐड कर दिया। तो पानी और चीनी को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपस में घुल जाएगा। पानी में चीनी को ऐड करें तो आपस में घुल जाएगा। तो घुलने के बाद इसका जो रंग है, रंग चेंज हो जाएगा। शरबत का रंग देखते ना थोड़ा अजीब से हो जाता है, तो रंग चेंज हो जाएगा और इसका जो स्वाद मतलब जो इसका टेस्ट है वह भी चेंज हो जाएगा। तो क्या पता चला कि अगर आप पानी आपका सिंपल व्हाइट होता है, ठीक है, चीनी आपकी सफेद होती है, तो ये अलग अलग है। चीनी का स्वाद सिर्फ मीठा ही मीठा है, पानी का स्वाद जैसा भी होता हो, ठीक है। जब आपस में दोनों में मिल जाएंगे तो शरबत जब बनेगा तो इस पूरे गिलास जितना पानी, तब चीनी अच्छी तरीके से इस पानी में घुल जाएगी। मतलब पानी के कण में, जो पानी के हमारे कण जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो पानी के कण में जब हमारी जो चीनी के कण है वह अच्छी तरीके से घुल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मीठा हो जाएगा। और फिर हम इसको चाहे हम इसको यहाँ से चखें, मतलब यहाँ से इसका स्वाद ले, तो वह मीठा उतना ही होगा। अगर हम इस शरबत को यहाँ से चखें, मतलब इसके नीचे के हिस्से से हम पानी निकालते चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो भी वह उतना ही मीठा होगा। सिंपल समझ में आएगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो वह हमारा बिलियन कहलाता है। सिंपल, दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पानी और चीनी, पानी और नमक, ठीक है, इनका स्वाद बनने के बाद एक जैसे हो, चाहे आप लोग ऊपर से इसको टेस्ट करें या बीच से शरबत को निकालें तो वही होगा। क्लियर। तो बिलियन अगर आपको डेफिनेशन आती तो कैसे लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल डायग्राम में बना के दिखा सकते हैं। सिंपल। अब बात आती है कि बिलियन बनाने के लिए हमारे पास दो घटक का होना क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो जो वो दो घटक होते हैं उनको भी तो कुछ बोलती होंगे ना। तो
बिलियन के जो घटक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग दो घटक को ले रहे हैं, एक हमारा ये पानी है और ये हमारा नमक है, तो पानी चीनी है, ठीक है, नमक भी ले सकते हैं। तो पानी और चीनी आपके क्या है? घटक है। तो मिनिमम आपके जो एक सिलेबस उसमें सिर्फ द्विअंगी विलयन की बात की गई। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है? देखिए, जो आपके बिलियन के घटक होते हैं, बिलियन आपको समझ में आया? तो जो बिलियन के घटक होते हैं वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। बिलियन के घटक अत्यधिक होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको किसकी? द्विअंगी बिलियन की बात करनी है। तो बिलियन के जो घटक है वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जिस बिलियन के घटक 2 होते हैं उसको हम लोग द्विअंगी बिलियन बोलते हैं, और जिस बिलियन के घटक 3 होते हैं उसको हम लोग त्रिअंगी बिलियन बोलते हैं। मतलब जितने घटक होंगे उतनी संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो मोस्टली आपको सिर्फ द्विअंगी बिलियन की बात करनी है। तो जिस बिलियन में 2 घटक हो, अर्थात जैसे पानी है और आपका चीनी है, तो एक पानी एक घटक हो गया और चीनी आपका दूसरा घटक हो गया। तो पानी और चीनी आप कितने? 2 घटक है। तो 2 घटक मिलकर जब बिलियन बनाते हैं तो उसको हम लोग द्विअंगी बिलियन बोलते हैं। मान लीजिए पानी है, चीनी है और नमक है, या कितने हुए? 3 हुए, 3 घटक हो गए। पानी एक घटक हो गया, चीनी एक घटक हो गया और मान लीजिए नींबू एक घटक हो गया। जब ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलकर बिलियन बनाएंगे तो ये आप क्या हो जाएंगे? त्रिअंगी बिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ द्विअंगी बिलियन की। द्विअंगी बिलियन आपका क्या है? सिलेबस में। और जब आपके बहुत सारे बिलियन होंगे, मतलब बहुत सारे आपके घटक होंगे, जैसे नींबू है, पानी है, चीनी है, काली मिर्च है, अदरक नहीं, काली मिर्च है, लौंग है, इन सबको जब हम मिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये बहुअंगी बिलियन। मतलब जब बहुत सारे पदार्थ होंगे, बहुत सारे घटक आपस में मिलेंगे तो वे आपका बहुअंगी बिलियन हो जाएगा। लेकिन मोस्टली आपको द्विअंगी बिलियन पर फोकस करना है। तो जब बिलियन के घटक होते हैं, जब वे 2 होते हैं, तो जो वो 2 घटक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है विलायक। ठीक है, पहला आपका होता है विलायक और दूसरा आपका होता है विलेय। अब ये नहीं कि पहला विलायक है दूसरे विलेय, कोई से भी पहला हो सकता है। अब आपको ये समझना है कि जो विलय है और विलायक है वह क्या होता है। ठीक, तो मोस्टली बिलियन में आपके 2 घटक होते हैं, द्विअंगी बिलियन में आपके 2 घटक होते हैं, और आपको द्विअंगी बिलियन की बात यहाँ पर समझाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ द्विअंगी बिलियन आपको समझना है। तो द्विअंगी बिलियन में आपके 2 घटक होते हैं। तो पहला आपका होता है विलायक, मतलब एक विलायक होता है और एक विलय होता है। तो विलायक और विलय क्या होता है? सिंपल, आप विलायक को समझिए। विलायक क्या होता है? बिलियन में विलायक वह पदार्थ होता है, अर्थात वह घटक होता है, जैसे हमने पानी लिया और क्या लिया? चीनी लिया, तो 2 पदार्थ है। तो बिलियन में जो विलायक होता है वह घटक होता है जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिसकी मात्रा अधिक होगी वह हमारा विलायक होगा, और विलय उसका अपोजिट, जिसकी मात्रा कम होगी वह हमारा विलय होगा। ठीक है, तो विलय और विलाय की डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? कि बिलियन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है, वह हमारे क्या होता है? विलायक होता है। और बिलियन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है वह हमारा विलय होता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे आप लोग कि विलय की जो मात्रा है, विलय की जो मात्रा है वह आपकी अधिक होती है, और जो विलय की मात्रा है वह आपकी क्या होती है? कम होती है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कि बिलियन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है वह हमारा विलय कहलाता है, और बिलियन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है तो वह हमारा विलय कहलाता है। एक ये हमारी डेफिनेशन होती है। और जो सबसे मेन डेफिनेशन हो जिससे हम पता लगाते हैं कौन सा विलय है कौन सा विलायक है, तो वह सुनिए। तो सिंपल, जो हमारा विलायक होता है ना उसमें हम विलय को घोलते हैं। ठीक है, तो विलय समझिए। विलय क्या होता है? जो चीज हम घोल रहे हैं। विलय क्या होता है? जिसको हम घोल रहे हैं। और विलायक क्या होता है? जिसमें मतलब जो विलय है वह घोला जा रहा है। तो सिंपल, विलय क्या होता है? जो घुलता है, और विलायक क्या होता है? जो अपने में घोलता है। समझ में आई बात? तो विलय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बिलियन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है और जो अपने में किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी? विलय की डेफिनेशन हो जाएगी। और विलय की जिस अपोजिट हो जाएगी इसके कि बिलियन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है और वह पदार्थ बिलियन में जो घुलता है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ घुलता है वह आपका विलय, और जिसमें घोला जाता है, जो अपने आप में दूसरे पदार्थ को घोलता है वह क्या होता है? आपका विलायक होता है। सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका गिलास है, इसमें पानी है। ठीक, तो पानी आपका क्या है? विलायक है। ठीक है, पानी आपका विलायक, क्योंकि जो चीनी है वो पानी में तो घुलेगी। जो पानी के कण है वो चीनी को घोलेंगे, फिर पानी के जो कण है उसमें चीनी घुलेगी। समझिए, एकदम सिंपल समझिए कि आपको जो पानी है, तो पानी में आप चीनी डालेंगे तो चीनी की जो कण है वो किस में घुलेंगे? पानी में ही तो घुलेंगे। तो पानी का कण ही तो घोलेगा। तो मतलब चीनी आप इसमें डाल रहे हैं, तो चीनी आपकी क्या हो रही है? घुल रही है। चीनी आपकी क्या हो रही है? घुल रही है। तो वो आपको क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। और चीनी को कौन घोल रहा है? चीनी किस वजह से घुल रही है? इस पानी की वजह से घुल रही है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। मतलब ये जो पानी है वह क्या कर रहा है? वह चीनी को घोल रहा है।
वह जो पानी है वह चीनी को घोल रहा है तो आपका ब्लैक हो जाएगा, और चीनी क्या हो रही है, घुल रही है। तो सिंपल इन द सेंस शॉर्ट में समझिए कि विलय वह होता है जो घुलता है, और विलायक वह होता है जिसमें जो विलय है वह घोला जाता है। सिंपल मतलब जो अपने में घोलता है, विलय जो घुलती है और विलायक जो अपने में घोलता है। ठीक, मतलब अपने में क्या घोलता है, चीनी को विलायक घोल ही तो रहा है और चीनी आपकी घुल रही है। समझ में आई बात। तो विलायक मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे पूछी जाती है, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे, इसको हम लोग विलायक को ए से डिनोट करते हैं और विलय को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, आपके विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसमें, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसमें जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है वह हमारा विलायक कहलाता है, और वह अपने में किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और विलय क्या हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है और जो चीज घोली जाती है, अर्थात जो चीज घुलती है, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। हमारी विलय की डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका ये हो गया। लेकिन अब एक और पॉइंट आता है कि हम लोग विलय और विलायक को पहचाने कैसे। मान लीजिए हमने ये शॉर्ट में समझ लिया था कि पानी और हमने चीनी को लिया, जैसे पानी और चीनी है, तो उसमें समझ जाएंगे कि जो चीनी है वह हमारी घुल रही है। चीनी आपको क्या, चीनी आपकी ठोस है, और पानी आपको क्या है, द्रव अर्थात लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड है, तो सिंपल सी बात है, लिक्विड में सॉलिड घुल जाए, क्योंकि जो लिक्विड होती है उसमें हर चीज घुल जाती है ना। जो चीनी है वह आपकी सॉलिड है, और जो लिक्विड है तो कौन किसमें घुलेगा, जो चीनी है वही तो लिक्विड में घुलेगी ना। तो जब आपकी प्रॉपर्टीज क्या है अलग, एक आपका द्रव्य और एक आपका ठोस है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहचान लेंगे अगर जो ज्यादा होगा, जैसे पानी आपका 100 ग्राम है, 2 चम्मच आपकी चीनी, तो पहचान लेंगे कि 100 ग्राम जो है वो आपका विलायक है। और अगर आप मात्रा से भी नहीं पहचान सकते तो ऐसे पहचान लेंगे कि पानी भाई सब चीनी घुल रही है, तो जो घुल रही है वह आपकी क्या है, जो चीनी है वही तो घुलेगी ना, तो चीनी आपकी क्या है, विलय है, और इसमें घोली जा रही है वह आपका विलायक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, क्या आती है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है इसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन विलय है कौन विलायक है, तो उसको पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, इसको समझिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो पहला आता है विलय और विलायक को पहचानने की ट्रिक। तो पहला आता है आपका घुलनशीलता के आधार पर। किसके, घुलनशीलता मतलब होता है घुलने के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर कौन किसमें घुल रहा है। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर। तो पहले आप समझिए घुलनशीलता के आधार पर। तो घुलनशीलता के आधार पर आप कैसे पहचाने कौन सा विलय है कौन सा विलायक है। तो मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टीज अलग है, मान लीजिए एक पदार्थ आपका द्रव, एक पदार्थ आपका गैस है, एक पदार्थ आपका ठोस है, तो इसमें आप सिंपल पहचान लेंगे इसकी घुलनशीलता के आधार पर कि जो चीज आपकी घुल रही है वह आपका विलय है, और जो चीज जिसमें मतलब घोला जा रहा है वह आपका विलायक है। एग्जाम्पल समझिए कैसे है क्या नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका एक क्या है, बीकर है, मान लीजिए गिलास है, तो इस गिलास में क्या है, पानी लिया है हमने, क्या लिया है, पानी लिया है। तो ये आपका एक घटक होता है, ये आपको क्या होता है, पानी आपका लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है, और इसमें आप लोग चीनी को घोल रहे हैं, इसमें आप इसको चीनी को घोल रहे हैं। तो जो पानी के कण है वह चीनी के कण को आपस में घोलेंगे ना, जो पानी के कण है वही तो चीनी को घोलेंगे, है कि नहीं। जो ठोस है वो लिक्विड में घुल जाएगा, तो ये घुल जाएगा, तो मतलब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है। तो सिंपल सी बात है, चीनी आपकी पानी में घुल रही है तो वह आपकी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी, और जो पानी है वह चीनी को अपने में घोल रहा है तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। मतलब जो घुलती है ये आपकी क्या हो रही है, इस पॉइंट को अच्छे समझिएगा, जो घुलती है मतलब ये आपकी क्या है, घुलती, अर्थात ये घुल रही है, इसमें तो आपकी ये विलय हो जाएगी, और ये अपने में इसको घोल रहा है, ये अपने में क्या कर रहा है, इसको घोल रहा है, तो ये आपका विलायक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं घुलनशीलता के आधार पर। जब आपकी प्रॉपर्टीज अलग, मान लीजिए एक द्रव्य, ठोस, एक द्रव्य, गैस, ऐसे, तो यहाँ पर जो पानी वो आपका द्रव्य और आपकी जो चीनी है वो आपकी ठोस अवस्था में। तो आप कैसे पहचाने, घुलनशीलता के आधार पर। जो घुल रहा है वह आपको क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जिसमें घोला जा रहा था, जो अपने में विलय को घोल रहा है वह क्या हो जाएगा, पानी, मतलब विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और दूसरा क्या आता है, जब आपका क्या हो, जब आपकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, क्या, जब आपकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, जो आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, अलग अलग हो। जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग हो। जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज अलग हो तब आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या है, पानी है, सॉरी अलग नहीं, सेम का बात है, ठीक है, अलग नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज कैसी हो, एक जैसी हो। जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज कैसी हो, सेम, अर्थात एक जैसी हो। भौतिक प्रॉपर्टीज एक जैसी मतलब सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है। समझिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, गिलास है, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है,
ग्लास में आपने पानी भर दिया तो पानी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और पानी के साथ जो हमने दूसरा पदार्थ लिया है तो वहां भी आपका क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब शराब, जिसको आप लोग हिंदी में शराब बोलते हैं, मदिरा भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला मान लीजिए C2H5OH होता है इसका फॉर्मूला, और पानी का आपका H2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज सेम, भौतिक प्रॉपर्टीज मतलब आप द्रव द्रव को मिला रहे हैं और गैस गैस को मिला रहे हैं, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे, जब द्रव द्रव को मिला रहे हैं तो कैसे पहचाने कौन सा आपका क्या है, विलय है, कौन सा आपका विलय। अगर आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज अलग होती, मान लीजिए पानी है, चीनी है, तो आप घुलनशीलता के द्वारा पहचान लेते कि जो आपका घुल रहा है वह आपका विलय है। लेकिन पानी में आप चाहे अल्कोहल डालो, फिर अल्कोहल पानी में डालो, दोनों ही लिक्विड फॉर्म है, और लिक्विड आपकी घोलती है ना, लिक्विड आपकी क्या होती है, घोलती है अपने में। यूं तो भाई सब दोनों ही घोलने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा विलय है, कौन सा ब्लैक है। अगर हम घुलनशीलता के आधार पर देखें, इसमें सबने पहले देखा था, तो यहाँ पर तो भाई सब पानी ये भी लिक्विड है, यहाँ पर अल्कोहल ये भी लिक्विड है। तो अगर ये हम कैसे पता करेंगे पानी में यही घुल रहा है, नहीं पता कर पाएंगे घुलनशीलता के आधार पर, पता ही नहीं कर पाएंगे विलय है फिर ब्लैक है। तो इसको हम कैसे करें, जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम होती है तो उसकी ट्रिक होती है पहचानने की विलय और ब्लैक के मात्रा के अनुसार। किसके, मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार, मात्रा मतलब भार के अनुसार, ठीक है। जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, आप इसमें पहचाने नहीं पाएंगे भाई साहब कि पानी में पानी अल्कोहल को घोल रहा है, फिर अल्कोहल पानी को घोल रहा है, क्योंकि दोनों ही आपस में घुल जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, चाहे पानी को अल्कोहल में घोल रहे हैं, फिर अल्कोहल को पानी में घोल, दोनों ही आपस में घुल जाएंगे। लेकिन पता कैसे लगाएंगे, बस दोनों लिक्विड पता कैसे लगाएंगे, ये विलय फिर विलय के, तो कैसे लगाएंगे, मात्रा के आधार पर, मतलब भार के अनुसार। तो जैसे भार मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 ग्राम क्या है, पानी है, और 50 ग्राम आपका क्या है, अल्कोहल है। तो 100 ग्राम पानी है, 50 ग्राम अल्कोहल, तब कैसे पता करेंगे, मात्रा के पता भार के द्वारा कितना लिया गया है। तो 100 ग्राम आपका पानी लिया गया है और 50 ग्राम आपका अल्कोहल लिया गया है। तो सिंपल सी बात, मात्रा मतलब जिसकी मात्रा अधिक होगी वह आपका विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह आपका क्या होगा, विलय होगा। तो मात्रा के आधार पर क्या आपको दिख रहा है, जो 100 ग्राम पानी वह ज्यादा है और 50 ग्राम अल्कोहल वह कम है, तो यहाँ पर विलायक आपको क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इन द सेंस शॉर्ट में समझिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी जो भौतिक प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, इसमें भौतिक में पता ही लगा पाएंगे भाई सब द्रव, दोनों द्रव द्रव है, तो क्या पता भाई सब कौन से किसमें घुल रहा है कि नहीं। तो इसमें आप कैसे पता लगाएंगे, मात्रा आधार पर कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा ली गई है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए इसी से समझते हैं कि इसमें मान लीजिए ये आप कितना, इतना गिलास है, ठीक है, इतने गिलास में आपने क्या लिया है, पानी ले लिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो इस गिलास में से आपने पानी लिया तो ये आपका लिक्विड फॉर्म है। तो उस लिक्विड फॉर्म में हमने सिर्फ देखिए इतना आपका पानी है, इतना आपका पानी, इतनी जगह खाली है, तो इतनी जगह में हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया। सिर्फ इतनी जगह में मात्र हमने अल्कोहल मिला दिया। तो पानी ज्यादा है कि अल्कोहल ज्यादा है, तो पानी आपका ज्यादा है कि अल्कोहल ज्यादा, मतलब आपका पानी ज्यादा है। जो ज्यादा होगा वह आपको क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। पानी आपका आधा गिलास है और मान लीजिए 3-4 चम्मच जगह खा ली, तो आपको क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। जब आपस में मिल जाएंगे और पानी अल्कोहल दोनों लिक्विड फॉर्म में, भाई घुलने में टाइम क्या लगेगा, पानी को आपस में मिलाएंगे तो घुलने में टाइम क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, दोनों भाई सब पानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम होती है, जब भी आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो तो वहां पर आप कैसे पता लगाएंगे, ब्लैक, तो आप मात्रा के आधार पर पता लगाएंगे। किसकी मात्रा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह आप क्या हो जाएगा, ब्लैक हो, जिसकी मात्रा कम होगी तो वह विलय हो जाएगा। और एक बात नोट में लिख लीजिएगा, जो आपका पानी होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट अर्थात सार्वभौमिक क्या है, विलायक, अर्थात मतलब यह है कि पानी एक ऐसी चीज जिसमें हर चीज घुल जाती है। तो अधिकतर जो पानी होता है ना उसको आप विलायक ही मानते हैं, अधिकतर जो पानी होता है उसको विलायक ही माना जाता है, क्लियर। अब ये तो हो गई जब भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो तो मात्रा के अनुसार पता लगा लेंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो, क्या हो, थर्ड आता है जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज सेम हो, जब भौतिक प्रॉपर्टी सेम होगी तो मात्रा के आधार पर, जब भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो और आपकी क्या मात्रा भी सेम हो, जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो और मात्रा भी क्या हो, सेम हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा अल्कोहल है, कौन सा मतलब कौन सा विलय है, कौन सा विलायक है। जब आपकी जो भौतिक प्रॉपर्टी मान लीजिए द्रव द्रव है तो 100 ग्राम आपका द्रव है, 100 ग्राम आपका अल्कोहल है, तो कैसे पहचाने कि कौन सा द्रव है, कौन सा अल्कोहल है। बताइए आप लोग सोच के कि अगर हमारा क्या बोलते हैं, अगर हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी,
अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो हमने बताया आपको घुलनशीलता के आधार पर जो आपका घुल जाएगा वे आपका विलय, और जिसमें घोला जा रहा मतलब जो अपने में घुल रहा है वे आपका विलायक हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्थिति यहाँ जब आपकी भौतिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, जैसे द्रव द्रव ठोस ठोस, तो कैसे पहचानेंगे, मात्रा के आधार पर, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह आपका विलय, जिसकी मात्रा कम होगी वह आपका विलय। लेकिन इन द केस एक और केस आता है कि जब भौतिक प्रॉपर्टीज भी सेम हो और आपकी मात्रा भी सेम हो, तो कैसे पहचानेंगे, 100 ग्राम आपका एल्कोहल है, 100 ग्राम आपका पानी है, तो कैसे पहचानेंगे, जब मात्रा भी सेम हो और आपकी भौतिक प्रॉपर्टी अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, तो आप कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा है, आप उसके क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। तो जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा वह आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। मात्रा तो इसमें भी देखनी है, लेकिन मात्रा थोड़े अंदर से देखेंगे इसमें, तो थोड़ा डीपली जाएंगे। अगर जैसे भौतिक प्रॉपर्टी सेम है और तो आप कैसे पता लगाएंगे, मात्रा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर मात्रा भी सेम है, तो मात्रा जब सेम होगी, भौतिक प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो थोड़ा अंदर जाएंगे, हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, मतलब 11th में पढ़ा होगा। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बीकर है, मान लीजिए ग्लास है, तो इस ग्लास में क्या है आपका 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम आपका क्या है, पानी, 100 ग्राम आपका क्या है, वाटर है, और 100 ग्राम ही आपका क्या है, एल्कोहल है। 100 ग्राम आपका पानी है और 100 ग्राम आपका एल्कोहल है। तो ना तो यहाँ पर मात्रा हमको दिखाई दे रही है, अब दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड तो भाई एक दूसरे में मिल ही जाएंगे, है ना, पता नहीं लगा पाएंगे कौन किसमें घुल रहा है, कौन किसको घोल रहा है। और मात्रा भी सेम हो, जब मात्रा सेम हो, भौतिक प्रॉपर्टीज भी सेम हो, तो क्या लगाएंगे, अनुभार निकालेंगे। अनुभार इन द सेंस मतलब उसका मोल निकालेंगे, ठीक है। अनुभार के बाद उसका मोल मतलब अनुभार से मोल निकाले। तो मोल आप कैसे निकालेंगे, समझ लीजिए थोड़े शॉर्ट में, कि आपकी जो मात्रा दी गई, से 100 ग्राम भार है तो 100 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। मोल कैसे निकालते हैं कि दिया गया भार अपॉन में अनुभार। मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया भार, जो आपका भार दिया गया है और जो उसका अनुभार है। तो एल्कोहल का अनुभार निकालना तो ऐसे होगा, और वाटर का अनुभार। तो इसको हम क्या करेंगे कि जब आप भार बटे अनुभार को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आपका मोल निकल आएगा। तो जिसका मोल ज्यादा होगा वह आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो कैसे, जितनी आपकी मात्रा दी गई है उस मात्रा को ऊपर लिखना है, और जो इसका अनुभार होगा उसको नीचे लिखना है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, तो देख लेना है किसका ज्यादा है किसका कम। जिसका ज्यादा होगा वह आपका विलायक हो जाएगा। जब भौतिक प्रॉपर्टी सेम हो और आपको क्या हो, मात्रा भी सेम हो, तो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। जिसका मोल ज्यादा वह आपका विलायक, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी विलय विलायक की सिचुएशन है, वहां पे क्या होती है, खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बिलियन के प्रकार। अब बिलियन आपका खत्म होता है, जो बिलियन का टॉपिक है वो आपको खत्म होता है, आता है बिलियन के प्रकार, ठीक है। तो बिलियन हमने समझ लिया, बिलियन क्या होता है, बिलियन में घटक होते हैं, विलय विलायक को पहचानने की स्थिति क्या होती है, कैसे उसको पहचानेंगे, 3 सिचुएशन में आपको बता दिया। अब आता है बिलियन के प्रकार। तो जो बिलियन के प्रकार है वे आपको कैसे होते हैं, 3 प्रकार के। जो बिलियन के प्रकार है मतलब 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, बिलियन। तो बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मतलब बिलियन को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। तो बिलियन 3 प्रकार के बिलियन होते हैं। 3 प्रकार से हम लोग बिलियन को देखते हैं। तो पहले हम किसके आधार पर बांटते हैं, आपके विलय की मात्रा के अनुसार। विलय मतलब जो आपका घुलता है, तो विलय की मात्रा के अनुसार हम लोग बांटते हैं, कितनी मात्रा ली गई है, तो विलय की मात्रा के अनुसार हम लोग बिलियन को देखते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है इसकी विलायक की। विलायक मतलब जो जिसमें हमारा विलय घुलता है। तो एक होता है विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर इस प्रकार से बांटते हैं बिलियन को। एक थर्ड आता है हमारा विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब द्रव द्रव, ठोस ठोस, गैस गैस, द्रव द्रव, मतलब द्रव को ठोस से, ठोस को द्रव से। तो विलय और विलायक की राइटिंग पर थोड़ा इशू है तो बाकी जाएंगे। तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो 3 तरीके से हम लोग बिलियन को बांटते हैं अवस्था के आधार पर। अब ये नहीं कि 3 तरीके से बांटते तो सिर्फ 3 ही है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो समझिए बिलियन को कितने प्रकार से बांटते हैं। जैसे आप में क्वेश्चन आ जाए कि बिलियन को कितने प्रकार से बांटते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे आपको ये नहीं बोलना कि बिलियन को 3 प्रकार से बांटते हैं। बिलियन में पूछेगा किसको किस प्रकार से बांटते हैं, मतलब से बिलियन में पूछे कि विलय की मात्रा के अनुसार बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन सिर्फ ये पूछे कि बिलियन को
कितने प्रकार को, मतलब ये मतलब कि 3 प्रकार, बिलियन को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने के लिए कि बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो बिलियन के 3 प्रकार नहीं होते हैं, बिलियन को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक। तो बिलियन को 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। तो पहला किसके आधार पर, विलय की मात्रा, अर्थात विलय कितनी मात्रा ली जा रही है। तीसरा होता है विलय की अवस्था के आधार पर, मतलब विलायक होगा तो कौन सा बिलियन होगा। और तीसरा आता है विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार, ठीक है। सबसे पहले आज हम विलय की भौतिक मात्रा के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम एक इसको कंफर्म करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बिलियन के क्या पहला प्रकार पढ़ेंगे कि बिलियन को विलय की मात्रा के अनुसार कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो इन्हें शॉर्ट में समझ लीजिए कि विलय की मात्रा के अनुसार 5 प्रकार में बांटते हैं, विलय की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार से, और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार से बांटते हैं। तो आज हम सिर्फ पहला टॉपिक उठाएंगे विलय की मात्रा के अनुसार। तो विलय की मात्रा के अनुसार 5 प्रकार से बांटते हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आपका आता है तनु और सांद्र विलयन, ठीक है। तो विलय की मात्रा के अनुसार क्या होता है, 5 प्रकार से बांटे, 2-2 करके लास्ट में 5 करके पढ़ेंगे। तो एक होता है तनु विलयन, एक होता है आपका सांद्र विलयन, ठीक है। तनु मतलब होता है कम, सांद्र मतलब होता है अत्यधिक, मतलब ज्यादा। तो तनु विलयन मतलब हो जाएगा, तनु मतलब छोटा, ठीक है, तनु मतलब छोटा, और सांद्र विलयन हो जाएगा आपका अधिक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तनु और सांद्र विलयन। तो कैसे आप लोग इसको समझिए, तो पहले समझिए तनु विलयन क्या होता है कि जब विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो कम होती है, जब विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक कम होती है तो उसको हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। जब विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक होती है तब हम उसको सांद्र विलयन बोलते हैं। तनु मतलब कम, सांद्र मतलब ज्यादा, तनु मतलब कम, सांद्र मतलब ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, जब विलयन में आपकी विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा कम होगी तो फिर आपका तनु विलयन। और जब विलय की मात्रा आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, विलय की मात्रा क्या होगी आपकी अधिक होगी, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक है। कैसे समझेंगे, सिंपल डेफिनेशन आएगी तनु और सांद्र विलयन को समझाइए। तो कैसे लिखेंगे आप लोग कि जब विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक कम हो तो वह हमारा तनु विलयन कहलाता है, और सांद्र विलयन जब विलयन में विलय की मात्रा अत्यधिक ज्यादा होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, विकर है, ये आपका एक विकर है तनु विलयन के लिए, ये आपका एक विकर है किसके लिए, सांद्र विलयन के लिए। तो यहाँ पर आपने पानी को मिलाया, तो जैसे आपने पानी मिलाया यहाँ पे कितना, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आपका पानी है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, 100 ग्राम, और यहाँ पर 100 ग्राम आपका पानी है। तो दोनों विकर मतलब दोनों स्थिति में आप तनु विलयन, क्या हो गया, तनु सांद्र हो गया यहाँ पर, ये तनु विलयन, ठीक है, सांद्र नहीं है यहाँ पर, क्या हो गया, ठीक है, ये विलयन है, क्या है यहाँ पर, विलयन है, ठीक है। तो तनु विलयन में क्या हो गया और सांद्र विलयन में क्या होगा, जब हमने दोनों स्थिति में देखा कि तनु विलयन में क्या बोला, जब विलय की मात्रा कम हो और विलय की मात्रा अधिक हो, और विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो मान लीजिए एक बीकर, इसमें हमने 100 ग्राम पानी ऐड किया, तो पानी कितना हमारा 100 ग्राम है, और ये 100 ग्राम पानी, इसमें पानी आपका 100 ग्राम, इसमें पानी आपका 100 ग्राम है, और इसमें हम जब चीनी ऐड करेंगे तो मान लीजिए हमने 10 ग्राम चीनी ऐड की, ठीक है, हमने 10 ग्राम चीनी ऐड की है, ठीक है। और इसमें हमने कितना किया है, मान लीजिए 50 ग्राम चीनी ऐड की, कितनी 50 ग्राम चीनी ऐड की है। तो क्या समझ में आया आपको कि जब हम किसी भी विलायक में जब हम विलयन बनाते हैं तो विलायक में जो हम किसी चीज को घोल रहे हैं, मतलब विलय को जब हम घोल रहे हैं तो उसकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। तो 100 ग्राम में हमने 10 ग्राम चीनी मिलाई, तो जो इसका क्या बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, जो आपको घोल बनेगा वह पतला बनेगा, क्या बनेगा, पतला बनेगा। और जो सांद्र विलयन होगा, जब हमने इसमें चीनी अत्यधिक मिलाई है, जब चीनी हमने ज्यादा मिलाई तो वह कैसे बनेगा, गाढ़ा बनेगा। अब अधिक मिलाई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विलायक से ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा तो विलायक ही होता है, तो अधिक का मतलब है कि जितनी उसकी क्षमता से थोड़ा ज्यादा होगी, तो विलय जो हमारा है वो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा विलय से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट में समझिए कि विलय की तनु विलयन में होता है जब विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और सांद्र विलयन वह विलयन होता है जब विलयन में जो विलय की मात्रा है अत्यधिक ज्यादा होती है। सिंपल समझिए इसको भी, जैसे ये आपका इतना पानी है, तो पहले तनु विलयन के लिए समझिए, तो इतने पानी में हमने क्या, सिर्फ 2 चम्मच हमने चीनी को ऐड किया, 2 चम्मच हमने चीनी को ऐड किया, इसको हमने घोल दिया, तो जो आपका पेस्ट बनेगा वह कैसा, हल्का मीठा होगा, कैसा हल्का मीठा और पतला बनेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। और जब आपने सांद्र विलयन को बनाया तो अपने मान लीजिए पानी तो नहीं है, लेकिन आपने इसमें 4 चम्मच ऐड कर दी, कितनी, इसमें 4 चम्मच ऐड कर दिया, जब इसमें 4 चम्मच ऐड कर दें, इसको घोलेंगे तो जो आपका
पेस्ट हो, मतलब जो आपका मिश्रण बनेगा वह कैसा होगा, गाढ़ा बनेगा, और जो स्वाद है वो अत्यधिक मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जब विलयन में आपकी जो विलय की मात्रा है वह अत्यधिक कम होती है तो वह आपको क्या होता है, तन्य विलयन होता है। और जब विलयन में जो विलय की मात्रा में क्या होती है, अत्यधिक ज्यादा होती है, तो वह आपको क्या हो जाता है, सांद्र विलयन हो जाता है। सिंपल, तो ये आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब एक आता है आपका असंतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, ये किसके प्रकार है, आपके विलय के मात्रा के आधार पर। एक आपका होता है सांद्र विलयन, संतृप्त होता है, क्या होता है, संतृप्त। संतृप्त मतलब क्या होता है, तृप्त हो गया, क्या हो गया, तृप्त, अर्थात उसकी प्यास भाई सब बुझ गई है। एक होता है आपका संतृप्त और एक होता है आपका असंतृप्त। तो आपके 5 प्रकार से होते हैं, तो 2 हमने डिस्कस कर लिए, इनकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो एक आपको हो गया संतृप्त विलयन और एक आपका हो गया असंतृप्त विलयन। तो अब ये क्या होता है, असंतृप्त, तृप्त, तृप्त है, यहाँ पर क्या है, ता है। तो संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, तो पहले संतृप्त को समझिए। संतृप्त मतलब क्या होता है, तृप्त हो जाना। संतृप्त मतलब तृप्त हो जाना। तो मतलब क्या है कि जब विलयन में निश्चित ताप पर, क्या निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मतलब जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो जब विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी और उसमें और अत्यधिक विलय की मात्रा ना घोली जा सके, मतलब जो आपका विलायक था, जो आपका विलायक अर्थात पानी है, तो पानी को चीनी जब आप घोलेंगे तो कितनी क्षमता है, पानी कितना चीनी को घोल सकता है, तो उसके अधिकतम एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो पानी है वो और चीनी को नहीं घोल पाएगा। ठीक है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप सिर्फ 4 रोटी खाते हैं। ठीक है, आप 4 रोटी खाते हैं, आपके अधिकतम रोटी खाने की क्षमता कितनी है, 6 रोटी है। तो आप जब 6 रोटी खा लेंगे तो उसके बाद आप 1 रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं खा पाएंगे। तो वही है कि जो पानी में एक निश्चित ताप पर जब विलायक में विलय की अधिकतम जो मात्रा है वह घोली जा चुकी है और उसमें और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। जैसे थोड़े समझिए आप लोग कि या आपको इतने गिलास पानी है, ठीक है, इस गिलास में ओनली 4 चम्मच चीनी ही घोली जा सकती है, इसमें सिर्फ 4 चम्मच चीनी घोली जा सकती है। तो हम लोग 2 चम्मच और ऊपर से ऐड कर देंगे तो वह 2 चम्मच भी घुल गई। तो मतलब जो इस पानी की क्षमता है चीनी को घोलने की, ये जो पानी आपका इतना है, आधा गिलास पानी है, तो इस पानी की जो क्षमता है चीनी को घोलने की वो सिर्फ 6 चम्मच में, सिर्फ 6 चम्मच को अपने अंदर घोल सकता था। ठीक है, लेकिन अब हम सोचिए कि इसमें और चम्मच हम चीनी को ऐड कर दे। जब हम इसमें और चम्मच चीनी को ऐड करेंगे तो जो चीनी के आपके कण होंगे ना वह घुलेंगे नहीं, वे आपको क्या होंगे, जो आपकी निचली सतह है ना गिलास की, वहां पर आपके बैठ जाएंगे। सिंपल समझ में आई बात। मतलब ये है कि आपको जितनी भूख है आपने उतना खा लिया, आपको जितनी भूख है आपने उतना खा लिया, पूरा एकदम अधिकतम से अधिकतम आपने खा लिया, लेकिन अब आपसे बोले कि आप और ज्यादा खा लो तो आप नहीं खा पाओगे। ठीक वैसे ही जितनी इसकी क्षमता, जितनी इस पानी की क्षमता है चीनी को घोलने की, तो इस पानी की जो क्षमता है ना वो सिर्फ 6 चम्मच है। मान लीजिए 6 चम्मच इस पानी को घोलने की क्षमता है, चीनी इसमें घोलने की सिर्फ 6 चम्मच चीनी को घोल सकता है, उससे अधिक नहीं घोल सकता। मतलब इसकी जो अधिकतम क्षमता है, अधिकतम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं, अधिकतम की बात, तो अधिकतम ये सिर्फ 6 चम्मच चीनी को घोल सकता है। उसके बाद अगर हम इसमें और डालेंगे तो यह चीनी घुलेगी नहीं, बल्कि आपकी जो निचली सतह है वहां पर जो चीनी के कण है वे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। समझ में आई बात। तो संतृप्त मतलब तृप्त हो गया है कि विलयन में एक निश्चित ताप पर जब विलायक में विलय की जो अधिकतम मात्रा है वह घुल चुकी हो और उसमें अधिक मात्रा ना घुली जा सके, वह हमारे क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आपका एक क्या है, बीकर है, ये आपका गिलास है, इसमें आपने पानी भरा कितना है, 100 ग्राम पानी आपने 100 ग्राम भरा है और 100 ग्राम ये कितने घोल देगा, मान लीजिए 50 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम घोल दे। एग्जाम्पल समझिए कि 100 ग्राम पानी में आपने 50 ग्राम चीनी को घोल दिया। 100 ग्राम पानी में आपने 50 ग्राम, 50 नहीं ग्राम नहीं लेते, चम्मच से लेते। ठीक है, चम्मच से लेते हैं कि मान लीजिए 100 ग्राम पानी में आपने 3 चम्मच चीनी को घोल दिया। कितनी आपने 3 चम्मच चीनी को घोल दिया। तो उसने 3 चम्मच चीनी को घोल दिया, लेकिन वो 2 चम्मच चीनी और अपने में घोल सकता है, तो आपने 2 चम्मच और ऐड कर दिया। तो अधिकतम से अधिकतम उसने जो चम्मच है, जो चीनी की चम्मच 5 चम्मच आपने डाल दी, तो अधिकतम से अधिकतम जो पानी है वो उसने 5 चम्मच चीनी को अपने में समाहित कर सकता है। मतलब 5 चम्मच चीनी ही वे अपने अंदर घोल सकता है, इससे अधिक नहीं घोल सकता। तो वही है
तो जब उसकी अधिकतम मात्रा घुल जाए, मतलब विलय की जो अधिकतम मात्रा है, विलय की घुलने की क्षमता जितनी है पानी में, और विलायक को विलय जो विलायक है उसको विलय की घुलने जितनी क्षमता है, मतलब दोनों जितनी क्षमता है, अधिकतम जो क्षमता है वह जब घुल जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा। जैसे हमको सिर्फ कितने, हम अपने अंदर सिर्फ 8 रोटी खा सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम सिर्फ 8 ही खा सकते हैं, उससे और अधिक हम नहीं खा सकते। तो ये यहाँ बोला है कि विलायक में विलय की जो अधिकतम मात्रा है वह घोली जा चुकी है और उसमें और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त मतलब हो जाएगा कि जब विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घोली जा चुकी हो और उसमें अधिक और विलय की मात्रा ऐड किया जा सकता है। मतलब संतृप्त में तो अधिकतम मात्रा घुल चुकी है और अधिकतम मात्रा घुल चुकी, तो उसमें और विलय तो हम घोल नहीं सकते हैं, घोलेंगे तो आपको जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। और जब हम असंतृप्त की बात करते हैं तो उसमें जो विलायक की अत्यधिक क्षमता थी, मतलब विलायक की जो अत्यधिक क्षमता थी घोलने की, उससे आपने कम चीनी घोली है तो वह और अधिक घोल सकता है उसमें। एग्जाम्पल समझिए, ये आपका पानी है, ठीक है, तो इस पानी में जिस पानी की जो क्षमता है चीनी को घोलने की, इस पानी की क्षमता चीनी घोलने की कितनी है, 8 चम्मच है। इस पानी में चीनी घोलने की क्षमता कितनी है, 8 है। ये जो पानी है वह 8 चम्मच घोलने की क्षमता रखता है, ठीक है, और जो विलय है वो भाई सब 8 चम्मच ही घुलेगा इसमें, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया कि सिर्फ हमने 4 चम्मच ही ऐड की, इसकी क्षमता कितनी है, 8 चम्मच घोलने की, अपने अंदर 8 चम्मच चीनी को समाहित कर सकता है, लेकिन हमने सिर्फ 4 चम्मच चीनी ऐड की, तो मतलब जितनी इसकी क्षमता थी, क्षमता से अधिक हमने इसमें घोला है, और अभी 4 चम्मच बाकी, तो हम इसमें 4 चम्मच और ऐड करेंगे तो वहां भी इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो मतलब कि जितनी इसकी क्षमता है घोलने की और विलय जितनी क्षमता है घोलने की, उससे कम हम घोलते हैं और उसमें और अधिक हम घोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी थी पानी की, 8 चम्मच चीनी घोल सकता था, और चीनी की क्षमता कितनी थी, वे 8 चम्मच में घोल सकती थी, लेकिन हमने उसकी क्षमता के अनुसार कम घोला है और अधिक हम इसमें घोल सकते, तो वह हमारे क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। जैसे हमारी रोटी खाने की क्षमता 8 है, लेकिन हमने क्षमता के अपने अकॉर्डिंग क्या, हमने सिर्फ क्षमता के अनुसार अपनी सिर्फ 4 रोटी खाई है, तो भी हमारी क्षमता और 4 रोटी खाने की है। तो यही है कि जब क्षमता से कम हम उसमें घोलें तो उसमें और अधिक हम घोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त मतलब कि कैसे डेफिनेशन, लेकिन आप डेफिनेशन सुन लीजिए, एग्जांपल समझ आ गया हो कि जब विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी हो और उसमें अधिकतम मात्रा ना घोली जा सके, किसकी, विलय की, तो हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा। और जब विलायक में विलय की अधिकतम से कम मात्रा घोली जा चुकी हो और उसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वह हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार से होगा। और एक आता है हमारा लास्ट में अति संतृप्त, क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। तो अति संतृप्त होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ठीक है। तो ये एक केस में बनता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली नहीं बन जाएगा। तो अति संतृप्त विलयन, अति मतलब क्या होता है, अत्यधिक, अति मतलब अत्यधिक, और संतृप्त मतलब जो आपका संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या था, जब विलय की अधिकतम मात्रा क्या हो, घोली जा चुकी हो, और अति मतलब हो जाएगा और अत्यधिक। तो अति संतृप्त विलयन क्या हो जाएगा कि जब विलयन में विलय की जो मात्रा है वह संतृप्त विलयन से भी अधिक घोली जा सकती हो, जब विलयन में जो विलय की मात्रा है वह संतृप्त विलयन से भी अधिक घोली जा सकती है, तो वह हमारे क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। लेकिन हम सोचें कि जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, जैसे नॉर्मल पानी है हमारा, तो उसमें हम सिर्फ 8 चम्मच चीनी को घोल रहे हैं, जब 8 चम्मच चीनी घोले, उसकी सिर्फ क्षमता 8 चम्मच चीनी घोलने की है, उसके बाद हम लोग घोलेंगे तो चीनी के जो कण है वे नीचे बैठने लगेंगे, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है पानी का उसकी बात हो रही है। लेकिन अति संतृप्त कब होगा, ये जो संतृप्त विलयन से जो अधिक विलय की मात्रा कब डालेंगे हम लोग, जब पानी को गर्म करेंगे, ठीक है। जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, अगर जैसे ये आपका गिलास है, इस गिलास में सिर्फ आपके 6 चम्मच चीनी ही घुल सकती है, इस गिलास में सिर्फ 6 चम्मच चीनी घुलने की क्षमता है। उसके बाद अगर आप लोग 1-2 चम्मच को और ऐड करेंगे इसकी क्षमता के अनुसार, इसकी क्षमता सिर्फ 6 चम्मच घोलने की, अधिकतम क्षमता, अधिकतम की बात हो रही है, इसमें पानी की जो क्षमता अधिकतम 6 चम्मच चीनी घुल सकती है। अगर आप सोचिए इसमें और अत्यधिक चीनी को डाल दिया जाए, ये जो नॉर्मल पानी की बात हो रही है, अगर आप नॉर्मल पानी में 6 चम्मच चीनी घोलने की इसकी क्षमता और आप 2 चम्मच और ऐड करते हुए जो चीनी के कण है वह उसकी निचली सतह पर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि हम इसमें और 2 चम्मच चीनी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, कब वह घुलेगा, जब आप इस पानी को क्या करेंगे, टेम्परेचराइज करेंगे, मतलब इस पानी को आप लोग गर्म करेंगे। सिंपल, जब आप इस पानी को गर्म करेंगे तो इस पानी, जब ये नॉर्मल पानी था तो इस नॉर्मल पानी की क्षमता कितनी थी, 6 चम्मच थी, लेकिन जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, जो पानी के अणु है ना, जो पानी के अणु वो क्या होते हैं, अपनी जगह बढ़ा लेते हैं। मतलब जब नॉर्मल पानी था तब जो जितनी इसकी क्षमता थी
उसने अपने में ऑब्जर्व कर ली। लेकिन जब पानी को गर्म करेंगे तो जो अणु होंगे उसकी क्या हो जाएगी, जगह बढ़ जाएगी। जब जगह बढ़ जाएगी तो वह और अतिरिक्त चीनी में अपने में क्या करता है, घोल सकता है। तो जब पानी को गर्म करेंगे तो जो जगह जब बढ़ जाती है, जितनी उसकी क्षमता थी नॉर्मल पानी में, जो नॉर्मल पानी में उसको चीनी घोलने की क्षमता थी, वह अब बढ़ जाएगी। तो जहां वह गर्म पानी मतलब पहले वह 6 चम्मच घोल सकता था, अब वह जब गर्म हो गया तो वह 2 चम्मच और घोल देगा। ठीक है, जब आप उसमें और घोल देंगे तो जब वह ठंडा होगा, अब घोलेंगे तो चीज चाशनी बन जाएगी। अब जब आप उसको घोलने के बाद जब उसको ठंडा करेंगे, जब आप उस पानी को जब चीनी में घोल देंगे पूरी तरीके से, तो आप ठंडा करेंगे तो आपके नॉर्मल पानी में घोलने की क्षमता कितनी थी, सिर्फ 6 चम्मच। लेकिन आपने 2 चम्मच और ऐड कर दिया, तो आपने जबरदस्ती ऐड किया है ना, गर्म पानी करके आपने वो 2 चम्मच जबरदस्ती ऐड किया है उसमें। उसको जो पानी के जो अव्यक्त मतलब पानी के जो अणु थे क्या था, उसकी जगह बढ़ गई, वो जबरदस्ती वहां पर 2 चम्मच चीनी ऐड हो गया। तो जैसे जैसे अब पानी का तापमान कम होगा, जैसे पानी आपका कम होगा, पानी मतलब जो उसका टेम्परेचर था वो ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद जो पानी आपका कैसा था, नॉर्मल पानी की क्षमता कितनी थी, 6 चम्मच की, गर्म में आपने 2 और एक्स्ट्रा डाल दिए। जब ये पानी ठंडा होगा तो आपने 2 चम्मच एक्स्ट्रा डाली थी, अब वो कहाँ जाए, अब वो बाहर आने लगेगा। तो वो कैसे आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वो आपका अति संतृप्त विलयन होता है। तो अति संतृप्त विलयन तभी बनेगा जब आप पानी को गर्म करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी की क्षमता सिर्फ इतने पानी की वो 6 चम्मच चीनी घोल सकता है। अगर आप उसमें और अतिरिक्त 2 चम्मच डालते हैं तो आप जब पानी को गर्म करेंगे तो उसके जो पानी के अणु है वो क्या हो, जगह बढ़ जाएगी, तो उसमें वो चीनी आकर बैठ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पानी आपका ठंडा होगा, जैसे जैसे आपका पानी ठंडा होगा तो जो अणु की जो जगह बढ़ गई थी वो आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो जो कम होने लगेगी तो जितनी पानी की क्षमता थी, जितनी नॉर्मल पानी की क्षमता थी, उतनी चीनी उसमें घुली रहेगी, बाकी जो हमने जबरदस्ती उसमें ठूसी थी वह आपकी बाहर निकल लगेगी आपके सॉलिड फॉर्म में। आपने देखा होगा जब चाशनी को बनाते, चाशनी बनाने के लिए क्या लगता है, पानी कम होता है चीनी ज्यादा होती है ना। लेकिन नॉर्मल पानी में चीनी की जब हम घोलेंगे उसकी क्षमता के अनुसार ही घोलेंगे। लेकिन अगर हमें ज्यादा पानी घोलना है, ज्यादा चीनी घोलना है, सॉरी, तो ज्यादा चीनी को घोलेंगे तो उसमें क्या होगा, गरम करेंगे, जब गरम करेंगे तो जो जबरदस्ती चीनी घोली होती है वे बाहर आने लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब चाशनी को हम लोग बनाते हैं, चाशनी आपकी ठंडी हो जाती है, तो चाशनी की जो ऊपर की परत होती है, जो चाशनी बनती है उसके ऊपर की जो परत होती है, ठंडा होने पर सफेद सफेद सी आपको कण दिखते हैं, सफेद सफेद सी परत आ जाती है। तो वो क्या होती है, जो आपने एक्स्ट्रा चीनी उसमें घुसेड़ी होती है ना, तो वही आपके ऊपर आ जाती है ना। तो यही एक अति संतृप्त तब बनेगा जब आप पानी को गर्म करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ये आपका अति संतृप्त होता है। तो अति संतृप्त इन द केस जब पानी को गर्म करेंगे तो नॉर्मल पानी में सिर्फ इसकी जो नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी इसमें सिर्फ 6 चम्मच चीनी घोल सकता है, अधिकतम क्षमता इसकी 6 चम्मच की है। अगर 2 चम्मच और चीनी को ऐड करेंगे इसमें तो आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो पानी को जैसे गर्म करेंगे तो आप पानी के जो कण होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है, उसकी जो जगह होती है वो बढ़ जाती है। जो जगह बढ़ेगी तो 2 चम्मच चीनी और ऐड हो जाएगी, तो अपने अंदर 2 चम्मच चीनी को और ऐड कर देगा। लेकिन जैसे जैसे पूरी चीनी घुल जाएगी, गर्म करने पर इसमें पूरी चीनी घुल जाएगी, उसके बाद जब पानी ठंडा होगा, गर्म थोड़ी ना बना रहेगा, चाशनी बनाते तो गर्म ना बने, तो ठंडी होती है, जैसे ठंडी होगी तो जो पानी पहले था नॉर्मल पानी, तो नॉर्मल पानी के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो जो कण थी वो और सिमट जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा चीनी हमने इसमें घुसेड़ी थी वो क्या हो जाएगी, सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। भाई वो कहाँ रहेगी, जैसे नॉर्मल पानी में 6 चम्मच चीनी हम घोलते हैं तो बाकी और घोलेंगे तो वो नीचे जम जाएगी। ठीक वैसे ही गर्म पानी में जब चीनी घोल देंगे एक्स्ट्रा, जब वो ठंडी होगी तो जो एक्स्ट्रा चीनी थी वह क्या बाहर आने लगती है सॉलिड के फॉर्म में, और वो चाशनी ऊपर से पड़ जाती है सफेद सफेद सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अति संतृप्त हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब विलयन में विलय की मात्रा जब विलयन में जो विलय की मात्रा है वह आपके संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है तो वह हमारी क्या हो जाएगी, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का था, और बाकी हमने पढ़ लिया है विलय की मात्रा के अनुसार, पढ़ा हमने विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहीं से अपना टॉपिक हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, विलय की अवस्था के आधार पर, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो डेफिनेशन थी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यही आपसे पूछा जाएगा, विलयन क्या होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन बताएंगे, एग्जाम्पल दे दीजिए जैसे पानी और चीनी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विलय और विलायक क्या होता है, तो विलय विलायक बता दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो विलयन के प्रकार है वह कितने होते हैं। तो जब विलयन के प्रकार आपसे पूछे तो आप ये नहीं बताएंगे 3 प्रकार होते हैं। विलयन को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, विलयन को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, और जो विलयन के प्रकार है वो इस प्रकार से होते हैं। तो विलयन को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला आपका होता है विलय की मात्रा के अनुसार। तो विलय की मात्रा के अनुसार आपके 5 प्रकार होते हैं, मतलब 5 प्रकार के विलयन होते हैं, और विलय की अवस्था के आधार पर आपके 3 प्रकार के विलयन होते हैं, और विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर आपके 9 प्रकार के विलयन होते हैं। इस तरीके से जब आपसे पूछे हमसे क्वेश्चन में कि विलय की मात्रा के अनुसार कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो 5 प्रकार के, और विलय की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विलय की
मात्रा अगर आपके कितने होते हैं 5, तो तान तनु विलयन और सारण विलयन। तनु मतलब जो कम, सारण मतलब जो। तो देख, तो इसमें डेफिनेशन पूछता तनु और सारण विलयन क्या होता है, एंड ये पूछता है संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, और नेक्स्ट आता है आपका अति संतृप्त। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक क्लियर होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बाकी किसी कोई डाउट, समस्या, डेफिनेशन में कुछ भी लगता हो ऐसा तो कमेंट करिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।